तो मोदी 3.0 यानी तीसरी बार लगातार मोदी सरकार के चेहरे साफ हो गए हैं। रविवार को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनका ताल्लुक 24 राज्य और करीब 12 अलग अलग दलों से है। पीएम मोदी की सरकार में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मंत्रियों को लिया गया। अगड़ों से लेकर पिछड़ों, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यक वर्ग तक की हिस्सेदारी दी गई है, यानी सबका साथ लेकर एक समावेशी सरकार पेश की गई है। तो बीजेपी ने अपना भावी राजनीतिक समीकरण भी इस मंत्रिमंडल से साधने की कोशिश की है। अलग अलग क्षेत्रों, दलों और जातियों से मिलकर बने एक बड़े मंत्रिमंडल के साथ पीएम का संदेश साफ है, आओ साथ चलें। कितना साकार होगा ये संदेश और क्या चुनौतियां आ सकती हैं इसको अचीव करने में, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। निश्चित रूप से कोalition के साथ में मिलजुल कर सरकार चलानी होगी। तो इस पर प्रोग्राम बेस्ड होगा। मेरे साथ हर दिन की तरह खास मेहमान मौजूद होंगे। उससे पहले आपको इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो तीसरी बार सर्वाधिक मंत्रियों की शपथ 2019 में 57 मंत्रियों में शपथ ली थी, 2014 में 46 ने, 2024 में 72 मंत्रियों की राष्ट्रपति भवन से शपथ हुई है। अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, यानी इस लिहाज से 9 और बनाए जा सकते हैं। तो 14 में 46 मंत्रियों ने ली थी शपथ और उसके हिसाब से बड़ा आंकड़ा है। इस बार बदली सी ये सरकार, 11 सहयोगी दल, 24 राज्य, 72 मंत्री, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब जगह से मंत्री बनाए गए हैं। सबका साथ, सबका विश्वास का संदेश दिया है प्राइम मिनिस्टर ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए। 61 मंत्री बीजेपी से हैं और 11 मंत्री सहयोगी दलों के। 30 कैबिनेट मंत्री में 25 बीजेपी के हैं। और मंत्री जी का अनुभव उम्र का ब्यौरा आपको बताएं कि 7 पूर्व सीएम है। इसमें पूर्व सीएमओ में खुद मुख्यमंत्री रहे एक जमाने में, खुद प्रधानमंत्री शामिल हैं, शिवराज सिंह चौहान शामिल है, राजनाथ सिंह शामिल हैं। 12 मंत्री राज्यसभा से। कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल है। 17 मंत्री 50 साल से कम उम्र के हैं। 21 मंत्री 50 से 60 साल के हैं। 25 मंत्रियों की आयु 60 से 70 साल है। 9 मंत्री 70 साल से बड़ी आयु वाले हैं। 36 साल के राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री बनाए गए हैं और वहीं पर 79 साल के जीतन राम मांझी सबसे उम्रदराज मंत्री होंगे। 19 मंत्रियों को लगातार तीसरी बार कुर्सी मिली है और 39 सांसद पहले भी मंत्री रह चुके हैं। 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली दफा पद पर काबिज होंगे। तो ये वो 7 चेहरे। जाति वर्ग का संख्या देख लीजिए। ओबीसी के 27 मंत्री, एससी के 10, एसटी के 5, अल्पसंख्यक के 5। ये जाति वर्गों की हिस्सेदारी है। तो मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आपको मेहमानों से रूबरू करा दें कौन कौन मेहमान हमारे साथ इस वक्त पे। सभी मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी कांग्रेस से प्रवक्ता मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतन राजपुरोहित बीजेपी से हमारे साथ हैं, वहीं सुनील कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पंकज हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। पहला सवाल मेरा चेतन जी आप ही से होगा। जो प्रतिशत अगर हिसाब से देखा जाए, यूपी, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, एक ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, लेकिन हालांकि जो सांसद चुनकर आए हैं यूपी से ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन महाराष्ट्र का परसेंटेज वाइज प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। राजस्थान की बात जब अगर आती है तो राजस्थान का भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। 14 सांसद चुने गए, 4 मंत्री बने, 2 कैबिनेट मंत्री इसमें हैं। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ बम्पर जीत आपको मिली, वहाँ के कम मंत्री बनाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तमाम राज्यों के आपने समीकरण जरूर साधे, लेकिन जो खुद ही के जो स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पर मंत्री पद कम जाने को लेकर सवाल भी हैं। मनीष जी, मैं पहली बार डिबेट में आया हूँ परिणाम आने के बाद में। जी, जनता का आदेश शिरोधार्य है। जनता जो फैसला देती है उसको भारतीय जनता पार्टी शुद्ध मन से मानती है और आदेश को स्वीकार करती है। और सभी का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राज्य का हो, चाहे केंद्र का हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी का मेरे
पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। शानदार चुनाव करवाए। अब आता हूँ मैं मंत्रिमंडल पे। आपने स्वयं अभी ग्राफिक के द्वारा आपके चैनल ने बहुत ही अच्छा बताया, हर तरीके से बताया, एज के हिसाब से बताया, जातिगत हिसाब से बताया, एरिया के हिसाब से बताया, क्षेत्र के हिसाब से बताया। तो बहुत बढ़िया आपने ग्राफिक से बताया। आपने खुद ने ये ग्राफिक में सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक समावेशी पार्टी है, जो समाज के किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी क्षेत्र से आता है, चाहे किसी भी जाति धर्म से आता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारे लिए केवल 4 जाति है, महिला, गरीब, किसान और युवा। उसी को ध्यान में रख करके जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, आप स्वयं देख रहे होंगे कि युवा भी है, अनुभव है, साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल में आए, जिनको मुख्यमंत्री लेने का एक लंबा अनुभव है जी। हमने कुछ मंत्रियों को नहीं भी बनाया है, अनुराग ठाकुर जी को नहीं बनाया, कई लोगों को हमने नहीं बनाया क्योंकि उनका और कहीं अच्छा उपयोग में संगठन में कहीं लेना चाहती है पार्टी, उस हिसाब से नहीं लिया। लेकिन एक बात आपने ध्येन रखी होगी कि प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस ध्येय वाक्य को मंत्रिमंडल में भी, चाहे सहयोगी दल हो चाहे भाजपा हो, सबका समावेशी इंक्लूजन उसके अंदर रखा है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रतिनिधि, अभी आपने बात की थी गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल सही आपने कहा, कहीं पे प्रतिनिधित्व कम मिला है, कहीं पे ज्यादा मिला है। राजस्थान के लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं तो बड़ा प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। तो अब 14 सांसद में से 4 सांसद आज हमारे मंत्री बने। आप देखें 2019 में नहीं थे, 2014 वाले में नहीं थे। तो ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है, राजस्थान के मतदाताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान का विकास और तीव्र गति से डबल इंजन की सरकार में हमारे 4 मंत्री जो केंद्र में बैठे हैं, पूरा राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्पित है। उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में सीटें हमारी कम आई है, पिछली दफे की अपेक्षा हमारे मंत्री हमने कम बनाए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां में मध्य प्रदेश में 100% मिला है, फिर भी हमने 6 मंत्री बनाए। क्योंकि मनीष जी बैलेंस रखना पड़ता है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता जहां से ज्यादा जीत गए वहां से कम ज्यादा मंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी चीजों का प्रधानमंत्री जी अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में इस देश को किस दिशा में ले जाना है, कौन कौन सहयोगी उसमें अपनी भूमिका अच्छी तरीके से रख सकते हैं, अच्छी तरीके से उनका सहयोग कर सकते हैं, उन सब का बड़ी मेहनत लगती है मंत्रिमंडल के गठन में। बिल्कुल ठीक है, नहीं होता है कि ठीक है। मैं जानूंगा कि क्या क्या जो अध्ययन की बात आप कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखे गए, उस पर भी आएंगे। ओपनिंग रिमार्क था आपका। पंकज का रुख करेंगे। पंकज, जिस तरह से मैंने जो आंकड़ा भी बताया, 14 सांसद चुनकर आते हैं, 11 सांसद आपके कोalition में गए। अब एक भारी डेंट बीजेपी को लगा इस बार कांग्रेस गठबंधन से राजस्थान में, उसके बावजूद 4 मंत्री मिलते हैं। अब ये आपके लिए भी खुशी की बात तो होगी कि राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा मंत्रिमंडल में। एमपी और गुजरात में जहां लगभग एमपी से तो सभी सांसद जीत कर गए और सिर्फ 5 मंत्री बन पाए। देखिए, निश्चित तौर पे जो राजस्थान से मंत्री बने उन सबको सबसे पहले तो बधाई हमारा, मेरी तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से। दूसरा, डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन अब डिपेंडेंसी क्योंकि एनडीए अलायंस पे है, नीतीश नायडू अलायंस पे है, तो किस तरीके से वो बेहतर काम कर पाएंगे कोalition गवर्नमेंट में, किस तरीके से जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो राजस्थान को ला पाएंगे, और राजस्थान को एक तरह से स्पेशल अगर स्टेटस भी दिलवा पाए तो उसमें भी उन मंत्रियों का किस तरीके का रोल रहता है, ये देखने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो एनडीए और जेडीयू है, उनका ऑलमोस्ट सरकार में 10% हिस्सेदारी है, लेकिन उनको जहां तक मुझे पता है 5% ही केवल मंत्री उनके बनाए हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आगे कितना स्मूथ तो इनका ट्रांजिशन होगा, वो एक देखने वाली चीज है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट में जो हुआ है, हारे हुए जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे कैंडिडेट्स को उन्होंने मंत्री बनाया, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू की हम बात कर लें जो पंजाब में हारे हैं, उनको अगर मंत्री बनाया तो इस पंकज, आपका शायद विजुअल फ्रेम फ्रीज हो गया, दोबारा कनेक्शन रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आपका रुख कर लेता हूं मैं। जिस तरह से बात शुरुआत मैंने चेतन जी से की थी, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या आप ढूंढते हैं इसमें? क्या एक सबका साथ और सबके विश्वास की कवायद करती दिखाई दी है
प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी कि 24 राज्य पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, शायद ही कोई ऐसी जगह छोड़ी हो, जहां इलाका छोड़ा हो जहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इस सरकार में। निश्चित रूप से कॉलिशन गवर्नमेंट है, प्रेशर होगा, उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग है इसके जरिए कि किसी को हमने नहीं छोड़ा है, सबकी छोटी से छोटी पार्टी का मंत्री लेकर के आए हैं, हर इलाके का मंत्री लेकर के आए हैं, और संदेश यही है कि आओ साथ चलते हैं। देखिए मनीष जी, एक तो संदेश दे ही दिया। जब नतीजे आए, नतीजे आने के बाद लगा कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो मोदी जी पर तमाम समीक्षा हुई इस देश में। कभी गठबंधन की सरकार नहीं बनाई है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में ज्यादा लोग होंगे, कोई चैनल दिखा रहा था 2 पे 1 होगा, कोई 4 पे 1, 3 पे 1, तमाम समीक्षा इस देश में हुई। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और विस्तार होने के बाद हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, तो ये तो पा रहे हैं कि मोदी जी ने शायद ही सामंजस्य बिठा के जो चीजें चल रही थी देश में, उन पे विराम लगा दिया। बहुत ज्यादा उन लोगों की नहीं मानी गई जो लग रहा था। लोग, पॉलिटिकल पंडित भी इस बात को समीक्षा करके बता रहे थे कि इस बार मोदी सरकार दबाव में आएगी। वो मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद के बाद ऐसा कोई व्यवस्था मैंने नहीं देखी जहां चंद्रबाबू नायडू को लेकर के हो या नीतीश जी को लेकर के हो के उनकी चली है और बहुत ज्यादा मंत्रिमंडल में इनके दलों को स्थान मिला है। अब रहा विभाग के बंटवारे को लेकर के, जब विभाग के बंटवारे हो जाएंगे तो ये दूसरी अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी के लिए होगी कि क्या वास्तव में विभाग जो बड़े बड़े हैं उनको लेकर के मोदी जी क्या चाहते हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू की तरफ से खबर आ रही है कि हमें लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, बड़े पद हैं, गृह, रक्षा, वित्त, निवेश, शिक्षा, संसदीय, ठीक है कि नहीं, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो ये तमाम ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जहां एक संदेश सरकार देती है। और 2024 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिन्होंने बड़ा काम इस देश में किया, जिसकी हम कह सकते हैं कि विकास के नाम पर या श्वेत पत्र सरकार लेकर के आई हो, तो उन्हें वही कुछ मंत्रालय जो आंकड़ों में मनमोहन सिंह सरकार से बहुत आगे थे। तो क्या वो विभाग बदले जाएंगे या उन्हीं के पास रहेगा? क्योंकि पुराने चेहरों की वापसी एक ऐसा संकेत देती है कि कोई बड़े प्लान के साथ नरेंद्र मोदी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उस पर आगे की रूपरेखा पहले से ही तय कर ली है। और शायद ही ऐसा लगता है कि मंत्रियों को रिपीट वही विभाग दिए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा होगा, तो ये दूसरा संदेश आएगा कि नरेंद्र मोदी कितने प्रेशर में सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने प्रेशर में काम करेगी या नहीं करेगी, लोकसभा स्पीकर किसका रहेगा कि नहीं रहेगा। निश्चित तौर से फिर उसके बाद हम लोग समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। और एक संदेश कहें कि पॉलिटिकल तौर पर एनालिसिस करें तो कौशिक साहब, ये भी बहुत साफ है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी, वो कंटिन्यूटी में बिलीव करने की, जो अभी पंकज भी जिक्र कर रहे थे, जो लोग हारे हैं उनको भी मंत्री पद दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये उनका मंतव्य बहुत साफ है कि जो पॉलिसी चल रही थी, जो स्पीड स्केल की वो बात कर रहे थे, उसको वो जारी रखना चाहते, लिहाजा जो एक्सपोजर वाले मिनिस्टर है, जिनको अनुभव है उसको वो लेकर आए। तो ये बात सही इशारा कर रहे हैं कि उनको मंत्रालय भी कमोबेश वही दिए जा सकते हैं। अब जो सवाल अब मेरा आगे, चेतन राजपूत जी, आपसे मैं एक बार सवाल लेना चाहूंगा। आपको याद होगा जून 2016 में प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी जिनकी 75 साल या उससे ज्यादा उम्र थी। कहा गया कि 75 साल के ऊपर अब एक मार्गदर्शन मंडल है जो 2014 में बन गया था, और शिवराज सरकार में मंत्री हटाए गए, बाबूलाल गौड़, सरतार सिंह जो 75 साल के ऊपर थे, आनंदीबेन को हटाया गया गुजरात से। और लेकिन इस वाली सरकार में, क्योंकि मैं बार बार ये सवाल इसलिए जरूरी कि क्या वही कोalition का प्रेशर जो कौशिक साहब कह रहे थे, देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी सबसे उम्रदराज मंत्री बनाए गए, 79 साल के करीब उम्र है, तो क्या संकेत है आगे कि 75 साल की पद कुर्सी की कोई बाध्यता बीजेपी में अब नहीं होगी? मनीष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्येय स्पष्ट कर दिया है, अपनी दृढ़ता स्पष्ट कर दी है, अपना विल पावर स्पष्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि 72 मिनिस्टर बनाना पहले ही दिन, आप कल्पना करिए, वो भी एक जमाना था जब सीटें खाली रखी जाती थी मंत्रिमंडल की, तो जब आवश्यकता होगी तब देखेंगे आगे, या उस समय किसी को ओबलाइज करेंगे, या 50 कारण उनके होते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। आप ये मान के चलिए कि कितना विश्वास उनके अंदर है। और ये विश्वास क्यों है? ये विश्वास इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी को अपने काम पर जनता के आशीर्वाद का विश्वास है। नहीं, उम्र वाला सवाल किया मैंने, चेतन जी, उम्र वाले सवाल पर मैं वही आ रहा हूँ। आपने, मैं भाई नेम आता हूँ, आपने जीतन राम जी मांझी का नाम लिया। मैंने पहली लाइन में आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा संविधान में कोई भी नियम नहीं है
जिसके अंदर 75 साल हो या 70 साल हो, 71 साल हो। हाँ, समय समय पर संगठन ये तय करता है कि किस कार्यकर्ता की भूमिका किस रूप में आगे रहेगी। जैसे मैंने अनुराग ठाकुर का एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, वो जीत के आए, लेकिन हमारे मित्र कांग्रेस अभी पंजाब की बात की थी, रवनीत सिंह बिट्टू हार गए थे, ये सच्चाई है, लेकिन उनको हमने क्यों लिया है? क्योंकि इस विकास यात्रा में पंजाब अछूता नहीं रहे, पंजाब का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बना रहे। हमारा एक भी सांसद पंजाब में लोकसभा में नहीं है। हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। हम ये नहीं करते एक सांसद नहीं जीता तो पंजाब किनारे कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये देश का हर राज्य, हर जिला, हर गांव, हर ढाणी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ा शहर है। सभी का प्रतिनिधित्व रहे, अपनी बात संसद में रखना, और मंत्री के रूप में उनका टारगेट है पूरे भारत का विकास करना, लेकिन अपने राज्य के बारे में भी वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर मंत्री नहीं बनाते तो पंजाब का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं रहता। तो प्रधानमंत्री जी गहराई से सोचते हैं इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, तीसरी सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस प्रकार का निर्णय मंत्रिमंडल के गठन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये सीधा सीधा एक संकेत है कि प्रधानमंत्री जी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे भी आप देखना, आगे भी देखना आप, प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलने वाले। पहले भी एनडीए की सरकार थी, 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार है, और 2024 में भी एनडीए की सरकार है। बिल्कुल, सभी को साथ लेकर जाने से देश प्रगति के रथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। लड़ाई झगड़े में राजस्थान की 5 साल सरकार में हमने देखी थी कि लड़ाई झगड़े का असर क्या होता है। ठीक है, पंकज है हमारे साथ, पंकज है, जवाब ले लेते हैं। पंकज, जो जिक्र आपने पंजाब का किया मसलन और दूसरे चेहरों का किया कि हारों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, लेकिन इसमें गलत क्या है? आप ये बताइए कि तमिलनाडु से भी कोई जीत कर नहीं आया, लेकिन वहां भी बर्थ रखी गई है, पंजाब से भी रखी गई है। तो जो कलेक्टिव लीडरशिप का जो प्रिंसिपल है, जिसकी बात डेमोक्रेसी में होती है, और आप जो आरोप लगाते थे प्राइम मिनिस्टर पर खासतौर पर कि अथॉरिटेरियन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है मोदी सरकार, उसको कम से कम काउंटर किया गया इसके जरिए। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो आरोप लगा रहे थे अब आप वो सब धो डालें उन्होंने। हर स्टेट का पार्टिसिपेशन है। नहीं, मुझे लगता है मनीष जी, एक तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोकतंत्र का जनादेश होता है, वो जनादेश क्या होता है? जनता लोगों को जिताकर भेजती है और उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए था। अब पंजाब में किसान आंदोलन था, तो किसान आंदोलन की वजह से वहां जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। वो जनादेश के विपरीत जाकर अगर आप किसी को मंत्री बना रहे हो, क्योंकि जो रवनीत सिंह बिट्टू थे वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से बीजेपी में गए, शायद कोई डील हुई हो इसलिए बनाया होगा, बाकी जनादेश उनके खिलाफ था, पहली चीज। दूसरी बात, आप पंजाब की ही बात क्यों करते हैं? मणिपुर, मिजोरम में भी सरकार के खिलाफ जनादेश था, क्योंकि वहां हम लोगों ने देखा है मणिपुर को जलते हुए। हम लोगों ने देखा है कि राम के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी को किस तरीके से अयोध्या और अयोध्या के आसपास के 15 लोकसभा क्षेत्रों में वहां की जनता ने हरा दिया, क्योंकि इन लोगों ने लगातार जो जनादेश था, जो जिसके लिए उनकी सत्ता चुनी हुई थी, उसका दुरुपयोग करते हुए राम के नाम का उपयोग उन्होंने सिर्फ राजनीति के लिए किया। हम सब ने देखा अजय मिश्रा टेनी, जो कि गृह राज्य मंत्री उनकी सरकार में हुआ करता था, किस तरीके से उनके बेटे ने किसानों को रौंदा। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वहां की जनता ने जनादेश देकर उस पर्सन को हराया। दूसरी बात, हमने देखा कि असम की जनता ने किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना को हराया, वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है कि लोकतंत्र में जिनको जनता ने नकार दिया, जिनको जनता ने हरा दिया, उन लोगों को आप उठाकर रैंडमली मंत्री बना दे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। नहीं पंकज, लेकिन अगर मान लीजिए पंकज नहीं बनाया जाता तो ये सवाल आप उठाते कि देखिए पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों को फायदा पहुंचाया गया है। अब मैं अगर आपको स्टेट्स बताऊं, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, राइट, आप कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक आपकी सरकार है, वहां से 5 मंत्री बनाए गए हैं। तमिलनाडु में कुछ है नहीं, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं, वहां से 2 मंत्री बनाए गए हैं, केरल से 2 मंत्री बनाए गए हैं। मनीष जी सुनिएगा, जम्मू कश्मीर से लद्दाख से किसको बनाया है? वो देश का हिस्सा नहीं है। नहीं बनाए गए ना, जम्मू कश्मीर से 1-1 मंत्री बने हैं। बना है भाई, बना है, बना है, 1-1 मंत्री बने हैं। गोवा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री बना है। मणिपुर से कौन बना है? मिजोरम से कौन बना है? बताइए ना कौन बना है? नहीं, मैं क्षेत्रीय संतुलन की बात कर रहा हूं, मैं क्षेत्रीय संतुलन। अब मैं वही बता रहा हूं कि जो जहां पर संतुलन, अगर इतना ही क्षेत्रीय संतुलन तो सबका करना चाहिए था ना। हारे हुए एमपीज को बनाने का तो कोई मादा ही समझ नहीं आता। ठीक है, आपका कहना है कि हारे हुए एमपीज को जनता ने नकार दिया, उनको किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आप करने दे रहे हैं?
नहीं, लेकिन मैं इसमें वो नंबर भी निकाल सकता हूँ। यूपीए सरकार थी 10 साल लगातार, उसमें किस तरह से हारे हुए को राज्यसभा पहुंचाया जाता था और फिर उनको मंत्री बनाया गया था। ये भी एक बड़ी फहरिस्त है पंकज, जिसका आप फिर बचाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बार कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। मैं टीवी डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो। अरे भाई, आपको मौका दे रहे हैं ना, 2 सवाल पूछ लिए आपसे, आप जवाब दे चुके हैं, बाकियों को भी तो मौका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आपसे मैं बात कुछ और पूछता हूं, आप दूसरे की तरफ ले जाते हैं डिबेट को। कौशिक जी, आप आपका रुख करूंगा। आप बोलने का मौका नहीं देते हैं। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप उलझिए मत, आप उलझिए मत। मैं झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपके यहाँ पे भी सरकार रही थी, आपको कांग्रेस को बहुमत नहीं आया था दोनों दफा। एक बार 150 से कम नीचे थी सीटें थी, एक बार 200 सीटें आई थी। आपने भी कई राज्यसभा से लोगों को सीधा पहुंचाया था मंत्री पद तक। अलग बात है, लोकसभा में जो चुनाव हार गया उसको बनाने की बात अलग है। राज्यसभा से थोड़ी चुन के आए अवनीश सिंह बिट्टू। राज्यसभा तो हर 5 सदस्य के बाद बीजेपी ने बनाया। नहीं, वही लोग जो हार गए थे उनको राज्यसभा के जरिए पहुंचाया, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। राज्यसभा पहले इलेक्ट होंगे ना, खुद प्रधानमंत्री राज्यसभा से आते थे, खुद प्रधानमंत्री राज्यसभा से आते थे। ठीक है राज्यसभा से इलेक्ट नहीं हुए ना। कौशिक जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जो सपा का पीडीए था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो मॉडल था समाजवादी पार्टी का, उसके जवाब में मोदी मंत्रिमंडल में ये जातिगत संतुलन देखने को मिला है। यूपी से ओबीसी, दलित और अगड़ी जातियों का मौका दिया गया है। दक्षिण भारत से 13 मंत्री बनाए गए हैं। अब ईस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है। आपको लगता है कि बीजेपी ने हार से सबक लिया कि किन किन जातियों ने या किन किन वर्गों ने नाराजगी जाहिर की और उसकी सोशल इंजीनियरिंग करने की कवायद इस मंत्रिमंडल में हुई है, जो आने वाले स्टेट्स में भी उनको वो उस हिसाब से पोटेंशियली लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये कहना थोड़ा बेईमानी होगा, क्योंकि 2019 मंत्रिमंडल में वही संतुलन था जो 2024 में बनाया गया है जी। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था किस जाति के कितने मंत्री हैं। तो ऐसा नहीं, हर कोई भी राजनीतिक दल हो इस तरीके का संतुलन बना के रखता भी है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकारें हो। लेकिन कितना वो खरा उतरते हैं ये समय पर निर्भर होता है। क्या निश्चित, आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे पूर्वांचल से 5-5 राज्यपाल, खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, सारे क्षेत्रीय दल आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर भी आप चुनाव हार रहे हैं। अब आप पहले से ही केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, गवर्नर इसलिए बनाया गया था कि आसपास की सीटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नहीं प्रभाव छोड़ पाए। तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर से आप किन मुद्दों को लेकर के, अब जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम से प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हार गई भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया गया, उन्हीं पे विश्वास रखा। आप राजस्थान में आप देख लिए, राजस्थान में एक उपचुनाव होता है, कैबिनेट में हिस्सा लेते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है और वो हार जाते हैं चुनाव। वहां के संगठन महामंत्री बाहर भेज दिया जाता है स्टेट से, AG का से काम लिया जाता है जो कांग्रेस के नियुक्त थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं निश्चित तौर से, और ऐसा नहीं कि हारने के बाद केंद्र में पहली बार किसी को स्थान मिल रहा है। अधिकतर सरकारें ऐसी करती रहती है, केंद्र में यूपीए सरकार ने भी किया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी हार गए थे, उनको कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हार गए, उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति हार गया, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, निश्चित तौर से संगठन के पैमाने पर आप कितना खरा उतरते हैं, पार्टी के लिए आपने कितने मनोबल से काम किया, इसमें भी मुझे लगता है अंक मिलते हैं। और पार्टी के हिसाब से यदि आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उस पैमाने में आप फिट हो जाएंगे। लेकिन 240 सीटें लाकर के आप ये पूरा ओवरऑल देखेंगे तो 1.5% के आसपास वोट परसेंट कम हुआ है बीजेपी का 2019 की अपेक्षा। सीटें जरूर कम हो गई हैं, तो इतना बड़ा मैंडेट नहीं है कि लोग कहें, और जिस तरीके से जिक्र कर भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब 2004 और 2019 की तुलना करें तो निश्चित तौर से उसकी अपेक्षा बहुमत बीजेपी की सरकार को बहुत ज्यादा है। अब फैसले, आपने तमाम इंटरव्यू आप देखे होंगे चुनाव के समय पे, बड़े फैसले की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। अब कौन से फैसले लिए जाएंगे? देखो, पहला प्रकरण तो जिसमें खरे प्रधानमंत्री मोदी जी उतरे कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, ये आईना दिखा दिया कि मैं दबाव की राजनीति नहीं सहूंगा। जो सवाल उठ रहे थे कि नायडू 4 सीट से कम नहीं मांगेंगे, 4 मंत्री पद से कम नहीं मानेंगे, नीतीश के लिए 3 से 4 बोला जा रहा था, उसमें काफी संतुलन। देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सब लोग राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हमारे लिए फर्स्ट नेशन होगा, हम उसमें नहीं उलझेंगे जहां राजनीति में राजनीतिक दल उलझते हैं। तो ये पहला ही संकेत दे दिया था, जितने भी वहां एनडीए गठबंधन के लोग बैठे हुए थे, बड़े नेता वहां बैठे हुए, तो ये सीधा सा मोदी जी का संकेत।
अब यही है कि आप मंत्रिमंडल में किनको लेंगे, और बड़े फैसले जो है, जहां कहीं से आ रहा है कि तमाम किसी एक योजना की समीक्षा करनी है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के तमाम टिप्पणी उसमें आई है। अब उसमें देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी दबाव में आते हैं कि नहीं आते हैं, या वैसे ही 2014 और 2019 में सरकार चलाई है, वैसे ही उसी पैमाने के आधार पर वो आगे सरकार चलाएंगे। मैं राजस्थान पे थोड़ा स्पेसिफिकली आऊंगा। मैं आपसे ये भी जानूंगा कौशिक साहब कि राजस्थान में काफ़ी डेंट लगा, बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। 11 सीटें खिसक गई बीजेपी के पास से, 14 सीटें आई, लेकिन 4 मंत्री बनाए गए। करीब करीब 29-30% का ये एक तरह से कहें कि रेट है कि 14 में से 4 मंत्री बनाए गए, 2 कैबिनेट मिनिस्टर। क्या किसी तरह का दबाव राजस्थान को लेकर कि जो एक बड़ा इलाका, या फिर सीधे तौर पर कहीं जाट ओबीसी में नाराजगी, और फिर पूर्व में खासतौर पर SC STs में नाराजगी? देखो, मैं इसलिए नहीं कह सकता इसमें कि सारे राजनीतिक फैसले दिल्ली दरबार से लिए गए। वहां न प्रदेश अध्यक्ष फैसला ले रहे थे, न मुख्यमंत्री फैसला ले रहे थे। बार बार दिल्ली में बुला करके और जो लिस्टें उनको थमा दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने काम किया। तो ये नैतिकता के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व का तो दायित्व नहीं बनता है कि आप उन पर ठीक रिपोर्ट दें कि नहीं साहब, प्रदेश की टीम ने फैसला लिया इसलिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो भी संसदीय सांसद सीट के लिए चुने गए, ना तो मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया और न संगठन को विश्वास में लिया गया। तमाम ऐसी सीटें थी जहां रिकमेंडेशन ही नहीं किया गया था, उनको भी टिकट दे दी गई। केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं कह सकता कि आपने फैसला लिया था इसलिए आप हार गए। ठीक है, ठीक है। आखिर में बिल्कुल आखिर में 20 सेकंड में जानना चाहूंगा चेतन जी, मंत्रिमंडल तो अब आप लोगों के सामने, क्या बड़े फैसले जनता अपेक्षा करे? कौन से? 1 नेशन 1 इलेक्शन, UCC, क्या 2019 में जिस तरह से 370 का हुआ था, आते ही क्या बड़ा फैसला अपेक्षा करे इस सरकार से जनता? चेतन जी, आपसे मेरा सवाल है। ठीक है, अब कौशिक साहब, मैं जी चेतन जी, आखिर में 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बड़ा फैसला 2019 को याद करें, सरकार बनते 370 का फैसला हुआ था, क्या 3.0 में सबसे बड़ा फैसला क्या? 3 बड़े फैसले। मनीष जी, जो हमारा संकल्प पत्र है वही हमारे लिए गीता है, वही हमारे लिए रामायण है। हम उसी के ऊपर काम करेंगे, कृत संकल्पित है। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, चाहे राजस्थान सरकार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने त्वरित गति से गारंटी पे काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कृत संकल्प है। ठीक है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, उसके ऊपर काम। एक बात, दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, उत्तर भारत में हमारी करीब 60 सीटें कम हुई है, ये मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। चेतन जी, समय थोड़ा सा कम है। कोई मैं एक फैसला पूछ रहा था, कोई एक फैसले का नाम, समय थोड़ा कम है। बिल्कुल, मैंने बताया ना, न्याय पत्र, हमारा जो संकल्प पत्र है, जो कांग्रेस का तथाकथित न्याय पत्र था, उसकी जब उसी को पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन जी और कौशिक साहब। पंकज अभी नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों, आप हमारे साथ जुड़े। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।